Hello all of you. Today we will going to study class 12 physics. The name of chapter is ray optics. This is the part 17. In this video we will going to study refraction of light. इसमें हम लोग लाइट की रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो 16 वीडियो बन चुके उसमें आपका रिफ्लेक्शन टोटल कंप्लीट हो गया है, कुछ न्यूमेरिकल भी हो गए हैं। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले इसको सिंपल शब्दों में समझो कि जो रे लाइट होती है वो अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उस टाइम पर यह देखा गया है कि वो अपने पाथ को, अपने रास्ते को चेंज कर देती है, अपने पाथ को या अपने रास्ते को चेंज कर देती है। बस इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा ही इसलिए कि देखो फेनोमेना वर्ड इसलिए यूज किया गया कि नेचुरल एक्सीडेंट है। नेचुरल मतलब ये ऑटोमेटिक होता है, इससे कोई कराता नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है, इसलिए इसको फेनोमेना वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, क्योंकि नेचुरल एक्सीडेंट है ये, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ डिफिनेशन में लिख रखा है, द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ, ये द है, चेंज इन द path of light as it passes obliquely from one transparent medium to another is called refraction of light। चलो अब यहाँ पर हम दो मीडियम ले लेते हैं। ये हमारा ऊपर का मीडियम हो गया एयर और दूसरा नीचे हो गया आपका, यहाँ पर हमने ले लिया ग्लास। अब दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है, ये जो है इनके बीच की बाउंड्री लेयर है। ऐसा इसलिए कि देखो इस तरीके से हो गया। अब क्लियर, ये ग्लास स्लैब हो गया, ऊपर हो गया एयर। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जो लाइट आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, ऑब्लिकली आनी चाहिए, तिरछी आनी चाहिए, ठीक है, ऑब्लिकली। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, ऑब्लिकली आने का मतलब तिरछा। ये आई रे ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब दूसरा रे रिफ्रैक्टेड होगा कि जब वो एयर से ग्लास में जाएगी तो अपने पाथ को कुछ बेंड कर देती, कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर। अब ये आपका हो गया नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो होगा आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ इसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोग दो लॉ पढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक। रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन ए लाइट passing from one transparent medium to another transparent medium then it change their path, this phenomena is called refraction of light, clear। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब यहाँ पर लाइट चेंज हो रही है, तो जब ये डायरेक्शन चेंज होता है, इसका जो डायरेक्शन मतलब कि ये नॉर्मल की साइड या तो बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाती है, दो फिनोमेना होता है। इसके साथ लाइट की एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब लाइट अपने ही पाथ को रिट्रेस करता है। वो कब करता है, जैसे मान लो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर दें, एक मिरर लगा दें और इस लाइट के परपेंडिकुलर, ये एक मिरर हो गया, प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर आप जानते हो जब 90 डिग्री नॉर्मल पर आता है किसी मिरर पर लाइट, तो वो अपने ही पाथ पर रिटर्न हो जाता है। तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होगा तो अपने ही पाथ को क्या कर दिया, रिट्रेस दोबारा से। तो आप देख रहे हो कि जब लाइट बाहर से अंदर की साइड जा रही है तो आप देखिए कि नॉर्मल की साइड थोड़ा सा बेंड हुई है, लेकिन जब अंदर से बाहर जा रही है तो नॉर्मल से क्या हो गई, यहाँ सीधे ना निकल के इधर ना बेंड होकर क्या हो गई, इससे दूर हो गई। तो आप ये देखें कि लाइट अंदर गई, पहले नॉर्मल की साइड बेंड हुई, फिर दोबारा जब बाहर आ रही तो नॉर्मल से अवे हो गई। यहाँ पर ये दो तरीके से बेंडिंग मेथड है कि जो लाइट बेंड होती है वो कितनी तरीके से बेंड होती है, दो तरीके से। एक क्या होती है कि नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जैसे ये रहा आपका, यहाँ पर कोई मीडियम हो गई, एक मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ से लाइट्स आई और ये नॉर्मल की साइड बेंड होगी, पहला ये होगा। दूसरा ये होता है कि लाइट्स नॉर्मल से अवे बेंड होती इस तरीके से, ठीक है। ये दो तरीके से बेंडिंग होती, लेकिन ये बेंडिंग होती क्यों है ये जानना है। तो इसका रीज़न है रेयर और डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो आप ये जानो कि
ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है, जो प्रैक्टिकली रेयर और डेंसर मीडियम होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। कैसे होता है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर और ऐसे होता है डेंसर, ठीक है। तो रेयर और डेंसर की जब बात करें तो ये दोनों ऑप्टिकल से रिलेटेड है। तो इसका डिफिनेशन ऐसे है कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाए वो होती है डेंसर मीडियम लाइट के कंपैरिजन में, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम न हो, बढ़ता नहीं है लाइट की स्पीड, कम न हो, उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। जैसे वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वैक्यूम में इसकी स्पीड यही रहेगी, ठीक है, पूरे वैक्यूम में। लेकिन जब वो एयर में इंटर करता है तो थोड़ी सी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब एयर जो है वैक्यूम के कंपैरिजन में थोड़ा सा डेंसर है, ठीक है। फिर जब एयर से वाटर में इंटर करती है लाइट तो वहाँ पर स्पीड और डिक्रीज कर जाती है। तब ये इसका मतलब हो गया कि वाटर जो है वो एयर के कंपैरिजन में डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है। फिर जब वाटर से ग्लास में इंटर करती है लाइट तो ग्लास में आने के बाद और डिक्रीज कर जाती है स्पीड की लाइट। इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्लास है वो एयर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डेंसर और रेयर, तो डेंसर और रेयर का मतलब बस इतना है कि स्पीड का बढ़ जाना और ना बढ़ना, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम रेयर और डेंसर के मीडियम समझेंगे। अब देखो ये क्या है, एयर, एयर इज ए रेयर मीडियम देन कंपेयर टू ग्लास, ग्लास के कंपैरिजन में एयर जो है रेयर मीडियम है और ग्लास उसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की साइड बेंट होती है। क्या कहा हमने कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, ठीक है, और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे, दूर भागती है, ठीक है। व्हेन रे लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है। ये दो बेंडिंग मेथड है, रिफ्रैक्शन। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। मेरे ख्याल से रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई बड़े अच्छे से। अब बारी है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट इज, फर्स्ट क्या है देखो लिखेंगे नहीं, और सेकेंड है स्नेल लॉ। दो लॉ है, स्नेल्स लॉ, दोनों समझा दे रहे हैं। चलो सेम हम लोग वैसे ही लेंगे, एक डेंसर मीडियम ले लेते हैं हम लोग ग्लास, और ऊपर हमारा हो गया यहाँ पर एयर, रेयर मीडियम। एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक है, रे लाइट्स आएगी, इंसिडेंट हुई विद द एंगल आई, और ये बेंट हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल विथ एंगल आर। इंसिडेंट रे इसको बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल आर, इंसिडेंट एंगल आई। अब देखो फर्स्ट ला ये कहता है कि इंसिडेंट रे ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे नॉर्मल्स एंड रिफ्रैक्टेड रे बिलोंग्स इन द सेम प्लेन या लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन में लाई करते हैं या सेम प्लेन में होते हैं। ऐसा कैसे? तो जब भी प्लेन बनता है, जैसे मतलब अगर वन सिंगल रे लेंगे तो कभी प्लेन नहीं बनता। हमें प्लेन बनाने के लिए दो लाइन चाहिए, मिनिमम 2 लाइन्स चाहिए, ठीक है। तो एक लाइन नॉर्मल हो गई, दूसरी लाइन इंसिडेंट रे हो गई, दोनों मिलकर एक प्लेन बना लिए, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टेड रे होगा
वो इसी प्लेन में होगा, भले वो ग्लास के अंदर होगा लेकिन वो इसी प्लेन में होगा, वो प्लेन से बाहर नहीं जाएगा, ये कहता है फर्स्ट लॉ। द फर्स्ट लॉ से दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन हो तब भी, रिफ्लेक्शन हो तब भी, दोनों के लिए फर्स्ट लॉ सेम है। सेकेंड लॉ यहाँ पर क्या है? सेकेंड लॉ इज द स्नेल्स लॉ। इट से दैट, ये स्नेल एक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि द साइन आई द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द स्नेल लॉ, या इसको सेकेंड लॉ बोलते हैं। द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ। ये कांस्टेंट क्या होता है? इस कांस्टेंट को एनसीईआरटी ने एन से रिप्रेजेंट किया, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज द रेशियो। ये क्या है? एक रेशियो है, और ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दिस इज द रेशियो एंड ऑलवेज इट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया स्नेल्स लॉ। बट अब ये रेशियो है, ये अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो टू टाइप्स का होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर हम रियर मीडियम को मीडियम 1 एज्यूम कर लिए और ग्लास को मीडियम 2 एज्यूम कर लिए, लाइट कहाँ जा रही है? फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू वन। ठीक है, एन टू एन मतलब लाइट जहाँ जा रही है और जहाँ से आ रही है वो चीज़, या उल्टा करो 1 से 2 में लाइट गोज फ्रॉम 1 से 2। ठीक है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट गोज फ्रॉम 1 to 2। अब इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू WRT। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम व्हेन लाइट गोज फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। देखो, N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। क्लियर? ये एनसीईआरटी का नोटेशन सिस्टम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने का। बाकी साइड बुक्स में अलग नोटेशन है। एक और तरीका होता है इसका, देख लीजिए आप सब। देखो, इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कि हम μ21 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बट इसको लिखने का एक और तरीका है, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। ये भी क्या है? लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, और ये चीज़ कभी कभी यहाँ भी लिखा जाता है ऊपर। ठीक है, साइड बुक्स में अक्सर वही आपको मिलेगी देखने को। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नोटेशन सिस्टम 2 है, ये है और वो है। ठीक है, अब इसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो फर्स्ट लॉ तो क्लियर हो गया। सेकंड लॉ क्या है? स्नेल लॉ, जिसने एक रेशियो दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द मीडियम, इनिशियल मीडियम टू फाइनल मीडियम। जहाँ से लाइट जा रही है, जिसमें जा रही है, उन दोनों का कंपैरेटिव और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, क्योंकि स्नेल लॉ का थोड़ा एडवांस वर्जन है, इसको कह सकते हैं। एडवांस मतलब क्या?
ऐसे समझो कि दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम उसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम दैट इज v। ठीक है, जिस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहिए उस मीडियम की हमको क्या चाहिए, स्पीड की लाइट उसमें अगर मिल जाए तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा हमको। तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है या फिर 1 से बड़ी होती है, कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हो जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम है सी का मतलब 3 × 10⁸, उसमें अगर उससे कम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, और अगर उसमें सेम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, 1 या 1 से बड़ी आती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना होता है, 1, क्योंकि उसमें क्या होगा C/C इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। क्लियर। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको प्रैक्टिकली क्या जानकारी देता है, यह जानकारी देता है कि कौन मीडियम कितना ज़्यादा डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ी होगी वो डेंसर ही होगा वैक्यूम के कंपैरिजन में। इसका मतलब एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा आने वाली है, और ग्लास वाटर का उससे ज़्यादा आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास का उससे भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये सब क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्लियर, ये हम बता रहे थे। चलो ठीक है, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो इसका डिफिनीशन आपसे नहीं पूछे जाना वाला है, बट इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ब्रैकेट एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, ये वो मीडियम है जिसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट चाहिए। तो n इक्वल टू हमको मिल गया C/V, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। दिस इज द n। क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं एब्सोल्यूट ही ले लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब जानते हैं आप लोग, प्योर, केवल उसका जिस मीडियम की बात करें। जैसे वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, तो प्योर है, किसी के कंपैरिजन में नहीं, वो खुद के कंपैरिजन में है। ठीक है, जब खुद के कंपैरिजन में, इसका मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, The refractive index of a medium with respect to other medium is known as relative refractive index। जैसे 1 to 1 n/1 is equal to n2/n1, ये नया नोटेशन, इसको समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू n2/n1।
जिस चीज़ की रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं वैल्यू, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो अगर हम n1 के रेस्पेक्ट, पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब जो सेकेंड मीडियम है उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहले मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या करेंगे, डिवाइड। अगर केवल n2 लिखा है, इसका मतलब सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और n1 लिखा है तो मतलब फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा रिलेटिव यूज होता है, क्योंकि जब भी लाइट आएगी एयर से ग्लास में, एयर से वाटर में, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट जब समझेंगे तभी रिलेटिव को क्लियर करने में मदद मिलती है हमको, ठीक है। चलो, तो n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अगर n12 हम लिख दें, इसका मतलब हो जाएगा n1 अपॉन n2। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। जिसके रेस्पेक्ट में होगा उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड। क्लियर। ये हो गया इसका नोटेशन सिस्टम, किसका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दो मीडियम है तो ये देखो n21 इज इक्वल टू हम स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो वेलोसिटी होती है, जैसे फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी और नीचे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब वेलोसिटी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। क्लियर। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में होते हैं। तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, इसके जस्ट अपोजिट v1 अपॉन v2, ठीक है। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्लियर। यहाँ पर कोई वैक्यूम नहीं है, इसलिए सी का यूज नहीं है। समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वो इससे अलग से एक टॉपिक है, लेकिन समझ लेते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं अलग से। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसका जो अपोजिट है, जैसे ये दोनों अगर हम लिए हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, n21 इंटू n12 इज इक्वल टू हमको मिलेगा n2 अपॉन n1 मल्टीप्लाइड बाई n1 अपॉन n2, ठीक है। सब कैंसिल आउट हो गए, n2 से n2, n1 से n1, हमको मिला क्या, n21 इंटू n12 इज इक्वल टू 1, n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12, ठीक है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अगर हमको n21 पता है तो हम इस 1 अपॉन करके 1 n2 करके इसको भी फाइंड कर लेंगे। n12 मालूम है तो इसको निकालेंगे, ये मालूम है तो ये फाइंड कर लेंगे। क्लियर। ये चीज़ होती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अंतर्गत आती है। इसको लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में भी ये चीज़ आती है, ठीक है। अब हम लोगों को ग्लास स्लैब पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करेंगे तो यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। बाकी ग्लास स्लैब हो गया, ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, उसके जब दोनों फेसेस पैरेलल हो, जब पैरेलल ना हो उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब कई मीडियम्स, 2-3 मीडियम एक साथ उसमें रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें हम स्नेल लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, और ये जो फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसमें कैसे चेंज होता है, वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।